दोस्तों नमस्कार। एक पंख चाहिए, उससे पहले एक आकाश, उससे पहले उड़ने का प्रयास और उससे पहले उड़ने की जरूरत। भारत का मीडिया जिस आसमान तले उड़ने की चाहत रखता है, उसमें पत्रकारों के पर क्या कतरे जा चुके हैं। वह आसमान ही कहीं काला तो नहीं कर दिया गया जिस आसमान तले उसने अपनी स्वच्छंदता को देखा, या फिर प्रयास खत्म कर दिए गए, जरूरत बांध दी गई। भारत का मीडिया, भारत का पत्रकार और शायद भारत के भीतर की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच घूमता हुआ उड़ता हुआ प्रोफेशनल्स की वह कतार जो धीरे धीरे गायब हो चली है, लुप्त हो चली है। जो काम करना चाहता है उसके लिए काम की जरूरत खत्म की जा रही है। जो अपने तौर पर उड़ान भरने से पहले एक प्रयास करना चाहता है, उन प्रयासों को भी सीमित किया जा रहा है। तो किस पंख का जिक्र और किस आसमान का जिक्र? यह जिक्र इसलिए क्योंकि एनडीटीवी की उड़ान खत्म हो गई, या एनडीटीवी एक नई उड़ान के साथ, एक नए आसमान तले, एक नए प्रयास के साथ एक नई जरूरत को बताएगा, जो शायद भारत की राजनीतिक सत्ता तले रेंगते हुए नजर आएगा। ये कौन सा सच है जिस वक्त भारत के प्रोफेशनल्स, चाहे वो आईएएस की कतार ही क्यों ना हो, उसमें भी बीते 8 बरस के भीतर लगभग 2 दर्जन से ज्यादा युवा आईएएस ने नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनकी उड़ान पर लगाम सत्ता लगाना चाहती थी। इस दौर में ना जाने कितने प्रोफेशनल्स की नौकरी चली गई, और इस कतार में भारत का मीडिया शायद अव्वल नंबर पर है। जहां लिखा हुआ मिटाया गया, जहां जो दिखाई दे रहा है उसको ढकने का प्रयास किया गया। इस दौर में सत्ता रबड़ लेकर भी तैयार थी और शायद उसकी हाथों में तलवार भी थी। कहीं यूएपीए भी लगा, कहीं जेल के शिक्षों के पीछे भी पत्रकार को जाते हुए देखा गया, कहीं राजद्रोह का मुकदमा भी ठोका गया, और इन सब के बीच हर उड़ान पर बंदिश लगा दी गई। इन परिस्थितियों के बीच क्या वाकई आज के मीडिया को राजनीतिक सत्ता की आंखों से देखने की जरूरत है, या भारत की अवस्था को मीडिया की आंखों से देखने की जरूरत है? मीडिया कोई दूसरे ग्रह का काम नहीं करता है, वो संवाद करता है। वह सत्ता पर निगरानी रखना चाहता है क्योंकि उसके सरोकार जनता से होते हैं। उसकी घुमक्कड़ी जनता के भीतर होती है, और जनता से निकले हुए संवाद और सवाल उसके दिलों को छूते हैं, उसकी कलम को छूते हैं, और रोशनाई सहित उसके संवाद में वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति भारत के भीतर धीरे धीरे समाती चली जा रही है, जहां पर हर उड़ान पर बंदिश है, आसमान सफेद नीला दिखाई ना दे, इसको रंगने का प्रयास है, और प्रयास और जरूरत खत्म की जा रही है। आज कुछ कच्चे चिट्ठे के साथ हम आपके साथ इसलिए मौजूद हैं। सवाल रवीश कुमार के एक घोंसले का नहीं है। हौसला तो बरकरार है, और शायद इस देश के भीतर में बीते 4 बरस के अंदर 400 से ज्यादा पत्रकारों की जो नौकरियां चली गई, उसकी वजह सिर्फ संस्थान भर नहीं है, बल्कि डूबती हुई भारत की अर्थव्यवस्था है। हर संस्थान कहीं ना कहीं किसी मॉडल के साथ खड़ा होता, और यह मॉडल बिजनेस मॉडल होता है। एक झटके में भारत की राजनीतिक सत्ता ने उस बिजनेस मॉडल को भी हड़प लिया और कहा कि आप वहां कहां खड़े हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के 10 बड़ी रिपोर्ट जो जर्नलिस्टों पर निकाली गई, उसमें भारत को पत्रकारों के लिए एक डेंजरस देश के तौर पर देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ भारत दुनिया के बाजारों में अव्वल नंबर पर है। यानी इस देश के भीतर में 2024 के चुनाव खत्म होते होते विज्ञापनों का जो बाजार है वो 4 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगा। और उसके भीतर जो न्यूज़ इंडस्ट्री समाई हुई है, वो अलग अलग पैमाने पर परखते चले जाइए, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे मौजूदा वक्त में डिजिटल ही क्यों ना हो। उसके भीतर का नेटवर्थ भी और इन्वेस्टमेंट भी शायद इससे पहले के 50 वर्षों पर भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारत एक बाजार में तब्दील कर दिया गया है। मीडिया संस्थान चलाने वालों के सरोकार इस देश की जनता से नहीं होते हैं। वह अपने रिपोर्टरों के जरिए, अपने एंकरों के जरिए, अपने यहाँ काम करने वाले उन लोगों के जरिए जो कहीं ना कहीं
कलम से लिखते हैं, कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आकर बताने का प्रयास करते हैं और सवाल करते हैं सरकार से, लेकिन सरकार ने चीजें उलट दी। कहा कि सवाल भी हमारे होंगे, जवाब तो कोई नहीं देगा और निगरानी भी हम ही करेंगे। दिल्ली के भीतर ही तमाम न्यूज़ चैनलों पर निगरानी करने के लिए जो बजट निर्धारित है और जितनी बड़ी तादाद में युवाओं को भर्ती किया गया कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं कि तमाम न्यूज़ चैनलों पर आप निगरानी करें। बाकायदा एक इमारत है, इमारत के भीतर बैठे हुए तकरीबन 75 लोग हैं जो लगातार निगरानी रखते हैं कि किस चैनल पे क्या चल रहा है। उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं, सत्ता के पास जाती है, सत्ता उसके हिसाब से काम करने की शुरुआत करती है। इसीलिए आज सवाल अडानी का नहीं है, आज सवाल प्रणव राय का नहीं है, आज सवाल एक तरफ रवीश कुमार का है और दूसरी तरफ मोदी सत्ता का है। रवीश कुमार का मतलब एक शख्स नहीं है और मोदी सत्ता का मतलब भी सिर्फ एक शख्स नहीं है। एक तरफ समूचा सिस्टम है और दूसरी तरफ पत्रकारों की वह पूरी टीम है जो अपने तौर पर इस सरकार पर निगरानी रखते हुए जनता से जुड़े सवालों को उठाती रही और सरकार को ये लगता रहा कि सवाल उठाने बंद कैसे करवाए जाएं, कैसे किए जाएं। तो बाजार का तंत्र खड़ा किया गया, उसमें अडानी सरीके प्यादों को भी बनाया गया और उसके जरिए पूंजी का कहीं ना कहीं निवेश कैसे करना है। और दुनिया के बाजार में जो सरकार की रिपोर्ट बतलाती है कि भारत के भीतर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाले लगभग 8 वर्ष यानी 2030 तक यह मीडिया के क्षेत्र में ही होना है, क्योंकि प्रोपेगेंडा और मीडिया तंत्र और टेक्नोलॉजी इस दौर में बड़ी ज़बरदस्त उड़ान भर रही है। ये परिंदों की उड़ान नहीं है जिसे आसमान चाहिए, प्रयास होना चाहिए और ज़रूरत होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल्स की उड़ान भी नहीं है, ये दरअसल उस तंत्र की उड़ान है जिस तंत्र के आश्रय इस देश की समूची हरकत को कैसे अपने अनुकूल बनाया जाए और अनुकूल बनाते वक्त इस बात का एहसास राजनीतिक सत्ता को लगातार रहे कि कोई भी सवाल ना पूछे और जनता के सवालों को इस तर्ज पे ना उठाए जहां ये लगे कि सरकार फेल तो नहीं हो गई है। दरअसल इस दौर में जब हम जिक्र कर रहे थे तो 22 आईएएस ने पद छोड़ा जिनकी उम्र बहुत कम थी। जाहिर है परीक्षा दी, एक कैरियर बनाया, लेकिन जब काम करने आए तो वहाँ वजह सिर्फ एक थी कि काम करने नहीं दिया जा रहा था या फिर सरकार चाहती थी अनुकूल काम करें। उसमें एक नाम हमें लगता है कश्मीर के आईएएस टॉपर शाह फैजल का लेना चाहिए, क्योंकि वह आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में गए, दोबारा वहाँ की जो परेशानियाँ शुरू हुई और उसके बाद होते होते दोबारा उन्होंने दंडवत होकर सरकार को ज्वाइन करना ही उचित समझा और आज की तारीख में दिल्ली के भीतर डिप्टी सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त हैं। कोई रास्ता नहीं बचता है जब आप सत्ता से टकराते हैं, ये पहला मैसेज सत्ता लगातार देना चाहती है। लेकिन पत्रकार की फितरत सरकारी पूंजी पर नहीं चलती है, वो जनता से जुड़ी हुई साख पर चलती है और यह क्रेडिबिलिटी जिस जर्नलिस्ट के साथ जुड़ गई उस जर्नलिस्ट की पूंजी वही जनता हो जाती है। शायद इस परिभाषा को प्रधानमंत्री भी ना समझ पाए और इस देश की सत्ता और सरकार भी ना समझ पाए कि साख का मतलब क्या होता है। उसके लिए चुनाव होता है, चुनाव में जीतना महत्वपूर्ण होता है, जीतने के लिए तंत्र विकसित करना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और उस तंत्र के दायरे में कोई ऐसा शख्स आकर खड़ा ना हो जाए जो इस तंत्र को चेतावनी देते हुए सत्ता के पांव डगमगाने की दिशा में ले जाए, तो फिर उस तंत्र के भीतर किसी को घुसने दिया नहीं जाता है। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक तंत्र है जो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। शायद इस देश के भीतर चुनाव आयोग का एक तंत्र है जो इस देश के सरकारी पैसे यानी टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। इस देश के भीतर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वो सीबीआई हो, वह इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो, वह ईडी क्यों ना हो, वह सीएजी क्यों ना हो, सब इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। लेकिन जब पत्रकार काम करता है तो वो सरकार से पैसा नहीं मांगता है, टैक्स पेयर का पैसा नहीं मांगता है, बल्कि वह अपने हुनर के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी को डेवलप करता है। वो बताता है, हर दिन अपने उस स्क्रीन को काला करता है कि बेरोजगारी परत दर परत इस देश के भीतर कितनी विस्फोटक होती जा रही है। वो बतलाता है कि गरीब की झोपड़ी और मध्यम वर्ग के घर के भीतर की रसोई में दाना पानी कैसे खत्म हो चला है। और ये बातें सत्ता को मंजूर नहीं है, क्योंकि सत्ता का एक अपना प्रोपेगेंडा होता है।
सत्ता का एक अपना तंत्र होता है और उस तंत्र पर खर्च अगर औसत निकालिएगा बीते 1 बरस के भीतर, बीते 8 सालों में कितना खर्च हुआ, तो 1125 करोड़ रुपए हर साल सिर्फ विज्ञापनों पर खर्च हुए। यह वह विज्ञापन है जो सरकारी फाइलों से निकले हैं। इसके अलावे तकरीबन 5000 करोड़ का विज्ञापन जो टेलीविजन मीडिया और प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के दरवाजे पर उनके हिसाब से दस्तक देता है, जो उनके अनुकूल शब्दों को कहें, जहां पर सवाल नहीं हो बल्कि पीठ ठोकते हुए लोकतंत्र के राग में समेटते हुए संविधान जिंदा रखने का सरकार को तमगा दिया जाना हो। ऐसी परिस्थिति में इस देश का मीडिया चल रहा है। लेकिन इन पन्नों को जब पलटेंगे तो आपको एक शून्यता इसलिए दिखाई देगी कि इस दौर में सरकार ने कहा हम रेड कारपेट हटा रहे हैं। 3000 से ज्यादा कानून हमने खत्म कर दिए, मीडिया ने पीठ ठोक डाली। इस दौर में बताया गया हम कितने नए कानून लेकर आए हैं जो विकास की दिशा में ले आएंगे। वह आईबीसी भी है और वो एनसीएलटी भी है। इस दौर में कितनों ने खुद को दिवालिया इसलिए घोषित कर दिया क्योंकि सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी ने उनके धंधों को चौपट कर दिया, तो सरकार ने उन्हें भी मुआवजा देने का एक रास्ता निकाला और वो एनसीएलटी के जरिए निकला। मीडिया की पैनी नज़र इन बातों पर होनी चाहिए और मीडिया की नज़र तो इस बात पर भी जरूर होनी चाहिए कि राजनीतिक शून्यता इस देश के भीतर कितनी बड़ी हो गई है। केदारनाथ की गुफा में प्रधानमंत्री 3 दिनों तक बैठते हैं और इस बात का जिक्र करते हैं, खामोशी के साथ देखते हैं कि चुनाव परिणाम 2019 में कैसे अनुकूल होंगे या 2017 के यूपी विधानसभा में कैसे अनुकूल होंगे। और दूसरी तरफ विरोध के स्वर क्या इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनली निकलते हैं, संवैधानिक तौर पर निकलते हैं, समाज को परखने वाले निकलते हैं। राहुल गांधी भी तो महाकाल के मंदिर के बाहर दंडवत नजर आए। इन तस्वीरों को पास कौन करता है? इन तस्वीरों को जनता के पास ले जाने की जरूरत किसे पड़ती है? हिंदुत्व के आश्रय सॉफ्ट हिंदुत्व, हिंदुत्व के आश्रय उग्र हिंदुत्व। भारत की राजनीति और भारत का समाज क्या कॉम्युनल है, या भारत अपने आप में एक बाजार हो चला है और जिसे जिस रूप में लाभ मिल जाए उसी लाभ को हर कोई समेटना चाहता है? कोई वोट के जरिए, कोई प्रोफेशनलिज्म को खत्म करके, कोई बेच के, कोई सरकारी राग के साथ धुन को मिलाते हुए। कौन सी परिस्थिति है ये जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफे का राग है, पैसा पाने का राग है, रईसी के साथ रहने की सोच है, सत्ता से कोई मुश्किल ना आ जाए यह सोच है, और सत्ता अपने तौर पर मुश्किल हालात खड़ा करके अगर ये बताने निकल जाए कि दरअसल हम हैं तभी तुम राहत में हो, वह 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र हो या इस देश के भीतर की इकोनॉमिक पॉलिसी ही क्यों ना हो। इस देश के भीतर में भीड़ तंत्र के दौर में भी क्या आपने इस आवाज को सुना कि रूल ऑफ लॉ कहां चला गया? जी नहीं। आपने उस भीड़ तंत्र के न्याय को देखा होगा, समझा होगा, परखा होगा। कमोवेश हर क्षेत्र में ऐसी ही परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं और ये अंदेशा धीरे धीरे गायब हो रहा है कि क्या वाकई 2024 के बाद जो होने वाला है उसकी आहट हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं। जिस दिन एनडीटीवी को लेकर अडानी सामने आए उसी दिन तय होने लगा कि प्रणव राय का बस्ता गुल होगा। रवीश कुमार जिस एक्सट्रीम पे चले गए उसमें उन्हें छोड़ना ही होगा। इस देश के जर्नलिस्ट जो सवाल पूछते हैं उन्हें झुकना ही होगा, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर में। तमाम मीडिया हाउस एक मॉडल लेकर चलते हैं जिसका नाम है बिजनेस मॉडल, और बिजनेस मॉडल में बिजनेसमैन ही खड़ा होता है। अंबानीज भी खड़े हो गए और अडानी भी खड़े हो गए और तमाम कई अपनी इक्विटी लेकर खड़े हुए हैं जो मौजूदा वक्त में बतलाते हैं कि मीडिया उनके खिलाफ नहीं जा सकता है क्योंकि उन्हें अपनी पूंजी लगाई हुई है और वह पूंजी कैसे बनेगी, कैसे बढ़ेगी, यह सत्ता तय करती है। तो क्या सत्ता ने चाहा जिस रूप में कॉरपोरेट को खड़ा किया, सत्ता ने जिस रूप में चाहा जिसकी नेटवर्थ बढ़े वह बढ़ गई, सत्ता ने चाहा जिस मीडिया हाउस का बिजनेस मॉडल बढ़ता चला जाए और इस देश के अनुकूल हो जाए, ऐसा हो गया। बड़ा अजीबोगरीब संयोग है। इस देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिन 90-80 करोड़ लोगों तक पहुंचती है, इस देश में इंटरनेट सेवा भी 80 और 90 करोड़ लोगों तक पहुंचती है। मीडिया की पहुंच भी उतनी ही है। एक तरफ मुफ्त में अनाज और दूसरी तरफ मुफ्त में प्रोपेगेंडा। खबर कहाँ है किसी की रसोई के भीतर से आवाज़ आए, किसी के बच्चे की पढ़ने के बाद, डिग्री पाने के बाद बेरोजगारी का तमगा लोग घूमते हुए उसके भीतर का आक्रोश नजर आए, वह भी खत्म किया जा रहा है क्या?
और मीडिया तो ऐसे वक्त में भारत जैसे देश में शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, अन्यथा लोगों के भीतर का गुस्सा, उनके भीतर का आक्रोश भारत की राजनीति को पलटने के लिए काफ़ी भी होता है। लेकिन इस पलटने और नहीं पलटने की राजनीति के बीच भारत का लोकतंत्र संवैधानिक तौर पर इजाज़त देता है कि आप इस खुले आसमान में उड़ सकें। लेकिन उस पर भी जब बंदिश होगी तो भारत वर्ल्ड इंडेक्स में 180 देशों में प्रेस फ्रीडम को लेकर 150वें नंबर पर आकर खड़ा दिखाई देता है। हमें याद है 2014 के बाद से इस देश में लगभग 16 बड़े अखबार थे। जो लिखा गया था उसको मिटवाया गया, जो लिखा हुआ था उसको बदल दिया गया। नेशनल न्यूज़पेपर के 4 बड़े न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट ऐसी थी। जो तस्वीर छपी उसको भी बदलने को मजबूर किया गया। दिल्ली जैसी जगह में 16 न्यूज़पेपर। जो दिखाने से रोका गया वह कोई छुपा हुआ नहीं है, सरकार नहीं सुनना चाहती है तो अपलिंकिंग सेवा भी डगमगा जाती है। यह तो हमने व्यक्तिगत और निजी तौर पर देखा। इस देश के भीतर में कितने जर्नलिस्टों पर यूएपीए लगा, किन परिस्थितियों में क्या खून बहा, क्या जेल के पीछे गए, और क्या घोंसले को छीन लेने से हौसले खत्म हो जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस देश की फितरत के भीतर लोकतंत्र समाया हुआ है। स्वतंत्रता की आस जो है ये एक उम्मीद बनकर आपसी संवाद से बनती है, सत्ता के नीतियों से नहीं बनती है। शायद सत्ता को ये शिकायत होगी कि दरअसल उसने तो नीतियां बनाई थी ये कहकर कि यही आज़ादी है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने खड़े मान लिया कि दरअसल ये आज़ादी नहीं, ये सत्ता के सामने नतमस्तक होने की परिस्थितियां हैं। अब यहीं से असल सवाल खड़ा होता है कि जब इस देश के भीतर में पत्रकार जिन सवालों को उठाता है उसको उठाने देने की परिस्थिति में सरकार नहीं खड़ी है, और इस देश के भीतर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के जो आंकड़े निकल कर आते हैं और उसके बाद कॉरपोरेट की भागीदारी जो मीडिया के भीतर घुसती चली जा रही है, उसमें आम जन के सवाल कौन उठाएगा, या 5 किलो अनाज से जिंदगी चल जाएगी? इन 2 सवालों के इर्द गिर्द आखिर में जरा मीडिया के उस महत्वपूर्ण हिस्से को पकड़ने की कोशिश कीजिए जिसमें हर का दर्द छुपा है, जो पत्रकार है। उन पत्रकारों का जिक्र हम कर रहे हैं जिनमें घोंसला छिना लेकिन हौसला नहीं गया। उस कतार में भारत के लगभग 350 पत्रकारों की एक लंबी फहरिस्त है जो गांव से लेकर शहरों तक फैली हुई है, और जिसने नून रोटी तक का सवाल उठाया कि देखिए बच्चों को क्या खिलाया जाता है मिड डे मील में, और वहां से निकलते हुए यह भी बताया कि इस देश के भीतर की डगमगाती अर्थव्यवस्था में 5 किलो अनाज देकर मुफ्त में किस तरीके की स्थिति इस देश में खड़ी की जा रही है, जो आने वाले वक्त में भारत को कितना पीछे ले जाएगी। इंटेलेक्चुअलिज्म भारत में गायब क्यों किया गया? प्रधानमंत्री के शब्द बार बार उस परिस्थिति में खुद को खड़ा क्यों करते हैं जहां पर लगता है भीड़ है, उसके कोई नियम कायदे नहीं है, वहां पे आपके हाथ में डिग्री होना महत्वपूर्ण नहीं है। कल तक ऐसे तबके हाशिए में थे और रूल ऑफ लॉ का जिक्र होता था, लेकिन अब रूल ऑफ लॉ अगर उन्हीं के अनुकूल है, उस भीड़ तंत्र के अनुकूल है जहां के शब्द हो सकता है अश्लील हो सकता है गैर संवैधानिक हो सकता है सीधे किसी पर चोट करने वाले हों, लेकिन उन्हें मान्यता दी गई क्योंकि सत्ता ने महसूस किया उनकी तादाद इस देश में बहुत ज़्यादा हो चली है। और सरकार को इस दौर में कोई माथे पर शिकन नहीं आई कि दरअसल 10 लाख बच्चे इस देश से जो एक लिहाज से हायर एजुकेशन करने के बाद भारत को डेवलप करने की दिशा में ले जाते, यहाँ की जीडीपी बढ़ाने का काम करते, वह अपने इनोवेशन से भारत की एजुकेशन सिस्टम को और आगे ले जाते, उन्हें बाहर जाने दिया गया। यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में 1,21,000 बच्चों को इस बरस वीज़ा दिया गया। अमेरिका में 82,000 बच्चों को वीज़ा दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जब सवाल किया कि अब बच्चों को बाहर से आने वालों पर एक बंदिश लगानी होगी, तो वहाँ के विशेषज्ञों ने कहा साहब बाहर से बच्चे नहीं आएंगे तो यूनिवर्सिटी ठप हो जाएगी, चलेगी कैसे यूनिवर्सिटी? भारत जैसे देशों से ही बच्चे जाकर वहाँ ट्यूशन फीस देते हैं तो यूनिवर्सिटियाँ चल रही है। तो भारत के बच्चे जो बाहर देते हैं वो अपने देश में क्यों नहीं देते हैं? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्यों डावाडोल है? कोई फिक्र किसी को नहीं। इलाज की परिस्थिति हो, एजुकेशन की परिस्थिति हो, भारत के भीतर एनर्जी को लेकर सवाल हो, पेट्रोल डीजल को लेकर सवाल हो, गाड़ियों को लेकर सवाल हो, प्रदूषण को लेकर सवाल हो, वह सवाल जिंदगी के हर पायदान से जुड़े हुए हों, उठाएगा कौन? मीडिया ही तो उठाएगा। और रवीश कुमार यही काम तो करते हैं।
और किसी भी चैनल में कोई भी पत्रकार जब इन सवालों के साथ घुसता है तो जाहिर तौर पर वो पत्रकारिता कर रहा होता है, लेकिन बिजनेस मॉडल जब काम करने लगता है तो वो फिर मीडिया संस्थान मायने नहीं रखता है, और शायद पत्रकारों की वो फौज भी जो फिर उस मॉडल को देखती है जहां पर पैसा किस रूप में कैसे आए, और वो अपने घोंसले का फिक्र करके इस बात का जिक्र कहती है कि मेरा हौसला टूट गया। ऐसी लकीर हिंदुस्तान के भीतर ना तो आज़ादी के वक्त संघर्ष करने के दौरान थी, ना इमरजेंसी के दौर में थी, और ना ही इस देश में जितने भी आंदोलन जिस भी मौके पर हुए, वो मंडल कमंडल का दौर हो, वन्ना आंदोलन का दौर हो, लेकिन भारत की राजनीति ने सत्ता पाने के लिए सबको कैसे मटिया मेट कर दिया, उसकी विभत्स कहानी कहने की आज जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 बातें कहने की जरूरत है। पहली बात, इस देश के भीतर में पत्रकारों के साथ जनता को खड़े होना होगा। इस देश की जनता के साथ पत्रकारों को खड़े होकर उनकी आवाज को उस सलीके से सीखना होगा जहां पे इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम उन्हें खत्म करने पर तुला है। तो फिर जर्नलिज्म को उन्हीं मुद्दों को उठाना है कि दरअसल ये पॉलिटिकल सिस्टम एक अपने ढांचे के भीतर एक आवरण ओढ़कर कैसे किसी नए की एंट्री नहीं देना चाहता है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है, जो पूरा का पूरा माध्यम है इस देश के भीतर में मार्केट इकोनॉमी से जुड़ा हुआ और बिजनेस मॉडल के तहत काम करता है, अगर उसके समानांतर हमने प्रयास नहीं किया, इस देश के भीतर में कोई मीडिया हाउस इस रूप में खड़ा हो जिसे जनता चला रही हो, यानी उस पर नकेल कसने के लिए अगर सरकार निकल कर सामने आए तो जनता कहे ये हमारा मीडिया है, इसका प्रयास उसने नहीं किया, तो हर 5 बरस में वोट और वोट देने के बाद एमएलएज एमपीज की खरीद फरोख्त या फिर रेवड़ियों के भाव, इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो की कतार, और इन सब के बाद सिर्फ एक सकून की आप उंगली दिखाएं और कहें हमने लोकतंत्र को जी लिया। यही लोकतंत्र है? जी नहीं। लोकतंत्र के 4 पाए हैं। 3 पाए इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, चौथा पाया हुनर से चलता है, क्रेडिबिलिटी से चलता है, साख से चलता है। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर में अगर वह मीडिया हाउस जो बिजनेस मॉडल को अपनाए हुए हैं, जो सरकार के लिए ही काम करते हैं और सत्ता के अनुकूल ही बिसात बिछाने पर जिनका भरोसा है, उनके खिलाफ आपको किसी ना किसी रूप में एक बायकॉट की परिस्थितियां तो बनानी ही होगी। अन्यथा आपको सब कुछ समानांतर लगेगा। आपको लगेगा आसमान एक है, कोई परिंदा उड़ रहा है, कोई नहीं उड़ रहा है। जो घायल हो गया होगा, नहीं उड़ पा रहा है, जो उड़ रहा है वो सबसे बेहतरीन है, ऐसा नहीं है। चुनना तो पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपका है, सवाल इस देश का है, सवाल इस देश की उस पीढ़ी का है जो आपके कंधे पर सवार है और टुकुर टुकुर देख रही है कि दरअसल हम खड़े क्या हैं। और शायद इसीलिए जब इन बातों का जिक्र हो रहा है तो आखिरी सवाल के साथ जो नई परिस्थितियां जुड़ी हुई है, उसमें एक बात हमेशा याद रखिए, भारत का बाजार मीडिया का एडवर्टीजमेंट का सिर्फ 4,30,401 करोड़ का हो जाएगा 2026 में। 2024 तक न्यूज़ मीडिया जो है इसमें अपरंपार होगा, और इसके सामने इस देश के एडवर्टाइज़र मैटर नहीं करेंगे जो टीआरपी के आसरे एडवर्टीजमेंट देते हैं। सत्ता ही अपने तौर पर पूंजी लुटाने पर तुली हो और वो पहले दिन से इस देश में शुरू हो गया हो, तो फिर इसका मतलब बहुत साफ है, जो दिखाई दे रहा है मॉडल वह फेक मॉडल है। शायद इसीलिए महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कहाँ हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप जहां पर हैं वहां कर क्या रहे हैं। इन शब्दों को जहन में रखिए और फिर सोचिए, आसमान है, पंख है, लेकिन क्या कोई प्रयास है, कोई ज़रूरत है, या इस दौर में सब कुछ शिथिल कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।